नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। तो मिशन पटवारी 2024 शुरू हो चुका है और इसके लिए हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है। और 2024 में पटवारी की भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देंगे। तो ये हमारी एक मॉक टेस्ट सीरीज़ रहेगी और ये हमारा जो है मॉक टेस्ट 1 है। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी रहेंगे। और ये जो सेशन है इसकी जो पूरी पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आपको इस सेशन की पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p। इस चित्र से tan p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आंसर फाइंड आउट कीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा कि जो मैंने आंसर निकाला है, आपने आंसर निकाला है, वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका हल निकालते हैं हम। देखिए, ये हमारा ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इसके क्वेश्चन जो हैं आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। हमें बोला गया है tan p की वैल्यू निकालने के लिए कि tan p का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो tan p है, यानी कि जो tan थीटा होता है हमारे पास, जो भी tan है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास। तो tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो हमें ये जो ट्राइंगल दी गई है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा। इस ट्राइंगल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो भुजाएं तो दी गई हैं हमारे पास। एक दी गई है 13 सेंटीमीटर, एक दी गई है 12 सेंटीमीटर। हमें तीसरी जो है यहाँ पे जो Q से लेके R तक की भुजा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है यहाँ पे देखो 90 अंश का कोण बन रहा है हमारे पास। ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें होगा क्या हमारे पास, जो भी सबसे लंबी भुजा होगी जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा में बेस स्क्वायर। तो सबसे लंबी भुजा हमारे पास है 13, 13 का स्क्वायर होगा 169, 169 बराबर है परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर होगा 144 और जमा में इसको हम x मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो, जब ये 144 यहाँ से इस तरफ जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 169 माइनस में 144 बराबर है एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास बनेगा ये 25। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बराबर है 25 और x का जो मान बनेगा वो अंडर रूट में 25, ये बनेगा x का मान और x का मान बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। तो ये वाली जो भुजा है ये बन गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है यहाँ पे कि tan p की वैल्यू जो है वो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें बोला गया tan p निकालने के लिए, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जब हम tan p निकालेंगे यहाँ पे, देखिए हमें बोला गया इस एंगल पे निकालने के लिए, इस कोण पे बोला गया है निकालने के लिए, tan की वैल्यू निकालने के लिए। जब भी हमारे पास होगा, जैसे ये कोण दिया गया है, तो इस कोण की ये वाली जो भुजा होगी हमारे पास और ये वाली भुजा जो होगी, ये क्या डिनोट करेगी। जो ये वाली भुजा है ना, ये हमारे पूरी ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा रहेगी, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है हमारे पास, अगर इस कोण की बात की गई है तो इस कोण के लिए ये बन जाएगा बेस, जिसको बोलते हैं आधार। जिसको क्या बोलते हैं हम, आधार। ये बन जाएगा बेस। अगर मान लीजिए हमारे पास आर के लिए बात की जाती तो ये बेस बन जाता हमारे पास, और ये तो हाइपोटेनस ही रहता हमारे पास यहाँ पे। लेकिन हमारे लिए जो बात की गई है अभी अभी हमसे बात की गई है tan p की वैल्यू निकालने के लिए। तो tan p ये बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो हमारे पास ये तो बन चुका है बेस, अब tan p इस कोण की बात की गई है, तो ये हाइपोटेनस है हमारे पास यहाँ पे। तो ये बचा हमारे पास परपेंडिकुलर, जिस पे 90 अंश का कोण बना है हमारे पास यहाँ पे, ये बना हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 5। बेस की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे, जो पहले से दी गई है 12। तो 5/12 ये इसका उत्तर है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कौन से कोण पर पूछा गया है। ठीक है, तो tan p की वैल्यू कितनी होगी, 5/12। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप भी ज्ञात कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, हमें ये जो त्रिभुज यहाँ पे दी गई ना, इसका हमें एरिया बोला गया निकालने के लिए। अब देखो, एक भुजा दी गई 9 mm की, यहाँ पे एक 15 mm की दी गई है। इस भुजा की को तो हमें कोई लंबाई दी ही नहीं गई है यहाँ पे। ठीक है, हमें ये कोण दिया गया, लेकिन 60 अंश का हमें कोण दिया गया, 60 डिग्री का कोण दिया गया है। देखो अब करना क्या है, देखो जो हमारी भुजा है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये बी से लेकर जो सी तक की भुजा है और ए से लेकर सी तक की जो हमारे पास भुजा है, इनकी जो हमें लंबाई दी गई है और जहाँ पे ये मिल रही हैं वहाँ पे कोण भी दिया गया 60 डिग्री का। हमें चाहिए क्या, दोनों भुजाएं जहाँ पर मिलेंगी आपस में उनका जो कोण है वो अगर हमें वो दिया गया तो हम इसका एरिया जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या बनेगा, देखो
तो जो हमारे पास क्षेत्रफल बनेगा जिसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे एरिया, किसका, त्रिभुज का, ट्राइंगल का, वो बनेगा देखो 1/2। जो भी एक साइड दी होगी दोनों साइडों को गुणा करेंगे आपस में, 9 गुणा में 13 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 13 नहीं 15 दिया गया हमारे पास है ना, ये 9 गुणा में 15 यहाँ पे लिखेंगे, और गुणा में लिखेंगे साइन, और जो इनके बीच का कोण बन रहा है साइन 60 डिग्री, ये निकलेगा इसका एरिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 9 गुणा 15 करेंगे 135, तो यहाँ पे तो बन गया 135/2। अब हमें चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो हमें इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा टेबल लिखवा देता हूँ वैसे यहाँ पे, जैसे हमारे पास अगर 0 डिग्री का कोण हो, अगर हमारे पास 0 अंश का हो, 30 का हो, 45 अंश का हो, 60 अंश का हो, 90 अंश का कोण हो, तो अगर मैं सिर्फ साइन थीटा की ही बात करूं तो साइन थीटा की 0 पे वैल्यू होगी 0, 30 पे होगी 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होगी √3/2 और 90 पे होगी 1। हमें चाहिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा 135/2 तो हमारे पास है, गुणा में साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 135 √3/4 और क्षेत्रफल निकलेगा mm² में। ये इसका उत्तर बन जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखो यहाँ पे ना जो समझने वाली बात हमारे पास है वो क्या समझने वाली बात है, हमें ये भुजा दी गई है देखो यहाँ पे, और ये भुजा दी गई यहाँ पे, जहाँ पे दोनों भुजाएं आपस में मिलेंगी और जो उनका जो कोण दिया होगा दोनों भुजाओं को गुणा करो आपस में, साथ में 1/2 को भी गुणा करो शुरू में, और साथ में जो कोण बनेगा उसका जो है साइन निकाल दो, जैसे साइन 60 डिग्री निकाल दिया हमने, 60 दिया ना, साइन 60 कर दो यहाँ पे, ऐसा करने पे हमारा क्या होगा, इसका एरिया निकल जाएगा यहाँ पे फिर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 12 kg of rice costing rupees 30 rupees per kg is mixed with 8 kg of rice costing rupees 40 per kg. The average per kg price of the mixed rice is। हिंदी में लिखा गया है 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चावल का औसत प्रति मूल्य किलोग्राम मूल्य क्या है। देखो बोलने का मतलब ये है, मान लो हमारे पास ना 2 चावल की बोरियां हैं, एक बोरी ये है एक बोरी ये है, ठीक है। हमने इसमें रखा है 12 किलो चावल, और उसका जो हमारे पास मूल्य दिया गया है वो दिया गया है ₹30 रुपये पर किलोग्राम का मूल्य है। दूसरी बोरी में जो है वो 8 किलो चावल रखा गया है, इसका जो मूल्य है वो है 40 रुपये प्रति किलो का मूल्य। हमें बोला गया है जब इन दोनों को आपस में मिला दूंगा मैं, तो जो मिश्रित करके हमारे पास मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वो पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में करने का जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से लिखता हूँ, देखो सबसे पहले लिखा हमने यहाँ पे 12 किलो वाले चावल आएंगे, और यहाँ पे लिखे हमने 8 किलो वाले चावल। 12 किलो वाले चावल का प्राइस जो है वो है 30 रुपये पर किलो, और जो हमारे पास 8 रुपये किलो वाले हैं उसका जो हमारे पास मूल्य दिया गया है 40 रुपये पर किलो दिया गया है। इनको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस आ गया, मान लो वो एक्स है। अब एक्स जो हमारे पास होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 40 से कम होगा, लेकिन वो 30 से अधिक होगा, ये ध्यान में रखना। ये जो होगा 40 से कम होगा, 30 से अधिक होगा, तो बीच वाला जो है 30 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे x - 30 करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे x - 30 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ा 40 है तो 40 - x करेंगे, कितना बनेगा 40 माइनस में x करेगा। यहाँ तक तो देखो हमने कर लिया। अब बनेगा इनका अनुपात। अनुपात क्या बनेगा, देखो इनका अनुपात में लिखेंगे, देखो इसको 40 माइनस में x बटे में x माइनस में 30 बराबर है। अब देखो जो हमने इनका जो यहाँ पे वजन लिखा था, भार लिखा था, उसका अनुपात निकालेंगे इन दोनों का। देखो ये 12 किलो या 8 किलो है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3:2 बनाइए। तो जो अनुपात यहाँ पे बना है हमारे पास वही अनुपात नीचे भी बनना चाहिए, यानी कि 40 - x अनुपात में x - 30 ये किसके बराबर होगा हमारे पास, 3/2 के बराबर। 2 को यहाँ ले जाओ गुणा करने के लिए, ये बन जाएगा देखो 80 माइनस में x बराबर है x - 30 को इसको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाओ 3 में गुणा करने के लिए, ये पूरा जो गुणा होगा आपस में, यहाँ पे देखो ना शुरू में यहाँ पे बनेगा हमारे पास 80 माइनस में 2x। हाँ अब ठीक है, ये x - 30 वहाँ जाएगा गुणा होने के लिए, तो ये बनेगा 30x माइनस में 90। 90 माइनस में यहाँ पे ले आओ, 80 जमा 90 कितना बन गया 170, माइनस 2x यहाँ पे इसको उठा के वहाँ ले जाओ, तो -2x वहाँ जाएगा जमा हो जाएगा, ये बन जाएगा 5x, ठीक है। तो x का जो मान बनेगा हमारे पास 170/5। जब इसको काटेंगे कितना बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा 5 × 3 = 15 और 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, 34 रुपये पर किलो मूल्य आएगा हमारे पास अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं दोनों बोरियों को। ऑप्शन डी इसका आंसर है हमारे पास। ऐसा प्रश्न आएगा तो इस तरह से करना है।
ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, जो हमारे पास जो यहाँ पे इनका वजन दिया गया है, भार दिया गया है, वो यहाँ पे आएगा। जितना अनुपात इनका बनेगा, जो अंत में अनुपात बन रहा है, उस अनुपात दोनों बराबर होंगे आपस में। अगला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो यहाँ पे लिखा गया है 12% ऑफ 1000 प्लस में 60% ऑफ 400 इंटू में 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्र। देखो इसको लिखते हैं, प्रतिशत हटाएंगे, 12/100 गुणा में यहाँ पे आएगा 1000, जमा में यहाँ पे आएगा 60/100 और यहाँ पे आएगा गुणा में 400 और यहाँ पे लगी है ब्रैकेट और गुणा में यहाँ पे है 10 बराबर है एक्स का स्क्वायर। देखो 2 जीरो कट गई हमारे पास, 12 × 10 बना 120, 2 जीरो यहाँ कट गई, 60 × 40 बना मेरे पास यहाँ पे 240 और गुणा में यहाँ पे आएगा 10 बराबर है एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जमा करेंगे कितना बनेगा 360, साथ में 10 गुणा होगा कितना बन जाएगा 3600 बराबर है एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर उठ के वहाँ जाएगा अंडर रूट बनेगा, तो एक्स बराबर है अंडर रूट में 3600। क्या बनेगा हमारे पास, ये इसका अंडर रूट निकालेंगे। देखो 6×6 = 36, तो 6 यहाँ पे 2 जीरो लगी है, 1 जीरो यहाँ बन जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 60। तो एक्स का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे, ये है 60। अगला प्रश्न है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 87, द मिडल नंबर इज, लगातार 3 संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, वो दिया गया 87, बीच वाली संख्या क्या होगी। देखो लगातार 3 संख्याओं का मतलब ये है ना, पहली को मान लो अगर एक्स होगी, अगली कौन सी होगी एक्स जमा में 1, अगली कौन सी होगी एक्स जमा में 2, ठीक है, एक्स होगी एक्स जमा में 1, एक्स जमा में 2 होगी, ठीक है। इन तीनों का जो योग होगा, तीनों को जो मैं जमा करूंगा तो कितना बना 87 बन रहा है, यानी कि एक्स जमा में एक्स जमा में 1 जमा में एक्स जमा में 2 कितना बन रहा है, ये बन रहा है 87। तो देखो एक्स 1 है, एक्स 1 है, एक्स 1 है, 3x आ गया हमारे पास, 3x ये बन गया, जमा में 1 जमा 2 कितना हो गया 3 बराबर है 87। तो यहाँ पे बनेगा 3x, 3 वहाँ जाएगा माइनस होगा 87 के साथ, जब वहाँ जाएगा तो 87 - 3 बचा कितना 84 हमारे पास, और x का मान कितना बन गया 84/3 कितना बनेगा, देखो 3 2 6, 2 बच गया हमारा, 3 8 24, x का मान कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे 28, ठीक है। तो मतलब x का मान हमारे पास जो बना यहाँ पे जो हमने अभी निकाला ये है 28, 28 जमा में 1 29 और 28 जमा में 2 कितना हो गया 30। हमसे पूछा गया है बीच वाली संख्या वो कौन सी है 29, 29 इसका आंसर होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमें यहाँ पे द HCF ऑफ 2 numbers is 15 and their LCM is 300, if one number is 60 then other is, दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM 300 है, यदि एक संख्या 60 है दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो कभी भी होगा क्या, मान लो हमें दो संख्याएं दी गई है, एक संख्या दी गई है A, दूसरी संख्या दी गई है B, उनका जो भी होगा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक होगा हमारे पास यहाँ पे, और उनका एचसीएफ भी होगा हमारे पास। तो होगा क्या, अगर मैं ए और बी को आपस में गुणा करूँ और उनके एलसीएम और एचसीएफ को भी आपस में गुणा करूँ तो दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, बराबर होंगे। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो ना, एक संख्या दी गई है 60, मान लो ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 60, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बराबर है। एलसीएम कितना दिया गया, देखो यहाँ पे ये लिखा है 300, गुणा में एचसीएफ कितना दिया गया, देखो यहाँ पे ये दिया गया 15, तो 15 यहाँ पे आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो बी बराबर है 300 गुणा में 15 बराबर है 60, जीरो से जीरो कट गया, 6 5 30, 5 गुणा 15 करेंगे कितना हो जाएगा 75, 75 बनेगा हमारे पास फिर ये। ठीक है, तो 5 गुणा 15 करेंगे कितना बनेगा 75, 75। तो जो दूसरी संख्या है वो कौन सी है, 75 है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 13 मार्क्स and another student got 44% marks and gets 15 marks more than the passing mark. Find the maximum mark in the certain examination. एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले पर वह 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, हमारे पास वो फेल हो गया, और दूसरे छात्र को 44% अंक मिले, उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक जो हैं अधिक मिले। इसी परीक्षा में अधिकतम अंक जो हैं वो ज्ञात कीजिए। इस परीक्षा के जो अधिकतम अंक है वो ज्ञात कीजिए। देखो अधिकतम अंक जो होंगे हमारे पास ना, वो खुद के ही कितने होंगे हमारे पास, देखो कोई भी वैल्यू हमारे पास है वो खुद का ही कितना होती है, वो होती है 100%। जो कोई भी वैल्यू लिखेंगे आप वो खुद का ही कितना होगी 100% होगी। तो जो हमारे पास अधिकतम अंक होंगे जिनको हम बोलेंगे मैक्सिमम मार्क्स, वो कितने होंगे 100% होंगे हमारे पास, क्योंकि मान लो पूरे बटा पूरे नंबर आ गए तो कितने नंबर आएंगे 100% नंबर होंगे उसके। ठीक है, हमें बोला गया है एक छात्र है उसको कितने अंक आए 30%, लेकिन वो क्या हो गया 13 नंबरों से फेल हो गया हमारे पास। यहाँ पे ये लिखा, देखो यहाँ पे फेल लिखा गया, अनुत्तीर्ण लिखा गया, यहाँ पे 13 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको जो नंबर आए उसमें अगर 13 नंबर और आ जाते ना तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता हमारे पास यहाँ पे। ठीक है,
एक और छात्र हमारे पास है, उसको आए 44% अंक, लेकिन उसको जो है उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक जो है अधिक आ गए। मतलब अगर मैं इसके 15 अंक जो है और माइनस कर दूं यहाँ से, तो जितने हमें पास होने के लिए नंबर चाहिए उसके बराबर बराबर हो जाएंगे हमारे पास। ये बोलने का मतलब है। तो ये भी पास वाले नंबर हैं, ये भी पास होने वाले नंबर हैं हमारे पास यहाँ पे। बस ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, यानी कि 30% जमा में 13 बराबर है 44% माइनस में 15। तो देखो हमारे पास 30% जो उठ के जाएगा वहाँ, तो 44% और 30% आपस में हो जाएंगे माइनस, ये बचेगा हमारे पास 14% बराबर है माइनस का 15 उठ के जाएगा वहाँ, तो -15 जाएगा जमा हो जाएगा, 15 जमा 13 कितना बन गया 28। 14% की वैल्यू अगर 28 है, 14% की वैल्यू अगर 28 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 28/14, ये 14 यहाँ पे आ गया नीचे। तो कितना बनेगा 14 2 28, 1% की वैल्यू कितनी है 2 है। हमसे पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स, जो कि प्रतिशत में कितने हैं 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो 100% में यहाँ भी गुणा कर लो और 100 2 के साथ भी गुणा कर लो, कितना बन गया 200। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस परीक्षा के, 200 नंबर की वो परीक्षा थी। अगला प्रश्न दिया गया हमें, यह भी प्रतिशत का ही प्रश्न है। रमन's सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई 5% दिस ईयर इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 1806, द लास्ट ईयर्स सैलरी वाज। इस वर्ष रमन का वेतन 5% बढ़ गया यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है, तो पिछले वर्ष का वेतन क्या था। एक तो देखो यहाँ पे वेतन दिया गया 1806 रुपये, बहुत ही कम वेतन है वैसे ये। ठीक है, चलो हमें क्या है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो हमें बोला गया कि इस वर्ष का जो वेतन दिया गया वो 1806 दिया गया, और उसका वेतन जो है पिछले वर्ष कितना बढ़ा 5% बढ़ा। ठीक है, तो मान लो उसका वेतन था एक्स, अब बढ़ गया वो, जब वो 5% बढ़ेगा ना, 5% क्या होगा इंक्रीज होगा। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखूँ 5% वो बढ़ गया, तो ऐसे केस में आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा जाएगा 5% बढ़ गया। अगर ऐसा लिखा गया है 5% इंक्रीज या 5% बढ़ गया, आपने करना क्या है, आंख बंद करके जो भी प्रतिशत में वैल्यू दी है ना उसमें 100% जमा करना है। यानी कि 100% जमा में 5% कितना बन गया 105% हो गया। यानी कि x जो है अब कितना हो गया, वो 105% हो चुका है। ऐसा होने के बाद कितना बन गया 1806 बन गया हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x गुणा में 105/100 बराबर है 1806। इनको वहाँ ले सामने ले जाओ तो ये बनेगा 1806 गुणा में 100/105। काटे 5 से इसको, देखो 5 2 10 जीरो, यहाँ पे 5 2 10, 5 एकम में 5 हमारे पास यहाँ पे। 3 से काट लो, 7 से काट लो, 21 से भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 6 18, जीरो 3 2 6 हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 7 से काटेंगे, देखो कितना बनेगा 602, 7 8 56, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ बनेगा, देखो 7 8 56, 4 बना, 7 6 42, तो हमारे पास बनेगा ये 86 गुणा में 20। तो जब इसको गुणा करेंगे देखो जीरो लास्ट में आएगी, 6 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 हंसलाई 1, 8 गुणा 2 करेंगे कितना होगा 16, जमा 1 कितना होगा 1720 था उसका पुराना वेतन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा ना 5% इंक्रीज 5% बढ़ गया हमारे पास, तो वो करना क्या है, जो प्रतिशत की वैल्यू दी गई है उसमें आपने करना क्या है 100% को जमा करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पे। प्रश्न में लिखा है हमें डिटरमाइन रिलेशन, संबंध निर्धारित करें। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे इक्वेशन दी गई हैं दोनों ही हमारे पास क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में लिखा गया है x जमा में y बराबर है 45, दूसरे में लिखा गया है x माइनस में 2y बराबर है 15। यहाँ पे लगाओ एक लाइन, दोनों इक्वेशनों को आपस में करो माइनस। तो यहाँ पे देखो जब चिन्ह हमारे चेंज होंगे, ये बन गया माइनस का, ये बन जाएगा जमा का, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस का। x और x तो हमारे पास कट गए, y जमा 2y कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 3y बराबर है 45 में से 15 माइनस करेंगे कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, ये बनेगा 30। तो यहाँ पे बनेगा y बराबर है 30/3, कटेगा कितना हो गया 10। ठीक है, y का मान जो है वो तो आ गया 10, इसको हम रखेंगे इस डब्बे में। ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी या दूसरी इक्वेशन थी, दोनों में से किसी में भी y का मान पुट कर दो, पहली में लिखते रखते हैं। तो y जमा में 10 बराबर है कितना है 45। ठीक है, सॉरी x जमा में 10 बराबर है कितना 45, तो x का मान कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 कितना हो जाएगा 35। x की वैल्यू कितनी होगी 35। अब देखो 35 तो बड़ा है किससे 10 से, x किससे बड़ा है y से, तो ये इसका उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है हमारे पास। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पे,
यहाँ बोला गया है पाइप ए फिल अ टैंक इन 5 आवर्स while pipe B can empty the same tank in 3 hours. When the tank was half full, both the pipes were opened simultaneously. Then in how many hours will the tank will be either filled or empty? हमें देखो बोला गया है एक पाइप ए है वो क्या कर रहा है 5 घंटे में जो है टैंक को भर सकता है, ठीक है। पाइप बी जो है उसी टैंक को 3 घंटे में खाली कर सकता है, ये भी ठीक है। जब टंकी आधी भर गई है हमारे पास, भरी की रखी है हमने आधी, उसके बाद हमने क्या किया दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, तो कितने घंटे में टंकी भरेगी या फिर खाली हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें बोला गया, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास है पाइप ए, ये क्या कर रही है 5 घंटे में भर सकती है। पाइप बी है वो क्या कर सकती है किसी टैंक को 3 घंटे में खाली कर सकती है। जो पाइप भर सकती है ना उसके लिए लिखेंगे हम जमा, और जो खाली कर सकती है उसके लिए लिखेंगे माइनस। 5 और 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अच्छा 15 को 5 से भाग करूँगा कितना आ जाएगा 3, 15 को 3 से भाग करूँगा कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा हमारे पास ना ये जो 3 और 5 यहाँ पे आया, ये क्या चीज़ है, देखो हमारे पास यहाँ पे आया हमारे पास ए जो है 1 घंटे में हमारे पास कितना लीटर भर सकता है, वो 3 लीटर भर लेगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं मानूँ ना कि 15 लीटर है हमारे पास यहाँ पे ये, तो 1 घंटे में 3 लीटर भर देगा। वहीं पे जो बी है हमारे पास वो 1 घंटे में देखो 5 लीटर खाली कर देगा, ये मतलब है इस 5 का यहाँ पे माइनस लिखा है, मतलब खाली कर रहा है ये, ठीक है। ये भरेगा और ये खाली करेगा, समझ आई बात, इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया जब टैंक जो है आधा भरा हुआ था। अच्छा यहाँ पे जो ना, यहाँ पे मैंने ऊपर जो 15 लिखा है इसको भी समझ लो क्या मतलब है। इस 15 का जो मतलब है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है, इस टैंक की क्षमता है, कैपेसिटी है हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं इसकी कैपेसिटी, कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना लीटर भर सकता है ये। अब बोला गया जब हमारे पास टंकी जो है आधी भरी हुई है, मतलब कितनी भरी है, ये भरी है 15/2 लीटर, इतना भरी है, आधी होगी हमारे पास। तब हमने दोनों पाइपों को खोल दिया, तो जो बताना है कि टंकी भरेगी या खाली होगी हमारे पास, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समय बराबर है कार्य, मतलब कितना भरेंगे कितना खाली करेंगे, बटे में उनकी क्षमता, जो पाइप दी गई है उनकी क्षमता क्या है, वो किस तरह से कार्य करती हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे इसको, देखो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। काम कितना करने के लिए, देखो यहाँ पे 15/2, ठीक है, बटे में क्षमता देखो कितनी किसकी है हमारे पास, यहाँ पे ए जो है वो 3 लीटर भर सकता है, ठीक है। बी जो 5 लीटर खाली कर सकता है, तो खाली वाले के लिए लगाएंगे माइनस, ठीक है। हमारे पास बना देखो 15/2 बटे में -2, ये बनेगा 15/2 गुणा में 1/2, माइनस मैंने आगे लगा दिया, माइनस का मतलब है खाली करेगा ये, ठीक है। अब समय जो आएगा ना वो घंटों में आएगा, ये टाइम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाएगा -15/4 आवर, माइनस का मतलब ही खाली करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखो तो -15/4 घंटों को मैं जब हल करूँगा तो कितना बनेगा, देखो माइनस को साइड में रहने दो पहले, ये बनेगा देखो काटेंगे, देखो 4 3 12, 3 15/4 आवर, तो बन जाएगा 3 घंटे तो बन गए जमा में, 3/4 घंटों को मिनटों में कन्वर्ट करो, कैसे 60 से गुणा करके, 4 15 चौके 60, 15 3 कितना हो गया 45, तो बन गया 3 घंटे 45 मिनट में जो है टैंक क्या होगा हमारे पास, खाली, ठीक है। टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट में। खाली कैसे लगा पता, इस चिन्ह से, माइनस के चिन्ह से। अगला प्रश्न है, 2 men स्टार्ट टुगेदर टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, वन एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 3 किलोमीटर पर आवर। द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, फाइंड द डिस्टेंस। दो आदमी एक साथ निश्चित दूरी तक चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले आता है, ठीक है। दूरी ज्ञात करें। देखो हुआ क्या, दोनों व्यक्ति जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है ए वो भी जा रहा है और दूसरा बी है वो भी जा रहा है, दूरी सेम रखी गई है, जो डिस्टेंस है वो सेम रखा गया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, स्पीड बराबर है वो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, गति बराबर है दूरी बटे में समय। अब डिस्टेंस तो सेम है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे पास टाइम के, यानी कि स्पीड अगर बढ़ेगी ना तो समय होगा कम, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, मतलब स्पीड और टाइम आपस में उल्टे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, यहाँ पे आएगी ए की गति और यहाँ पे आएगी बी की। ए की गति कितनी दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति कितनी दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका टाइम जो है देखो इस रिलेशन के हिसाब से उल्टा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो यहाँ पे रेशियो बनेगी उल्टी हो जाएगी, ये बन जाएगी 3:4 हमारे पास, ठीक है। अब देखो मान लो ये हमारे पास है 3x और ये है 4x, ठीक है।
हमें बोला गया यहाँ पे देखो, पहला दूसरे से आधे घंटे पहले आता है। देखो इसका समय तो कम ही दिख रहा है यहाँ पे 3x। पहला जो है दूसरे से आधा घंटे पहले आता है, मतलब दूसरे से उसको आधा घंटा कम समय लगता है, 30 मिनट कम टाइम लगते हैं उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ना जो गति दी गई थी हमारे पास, वो दी गई थी किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दी गई थी। तो समय जो है ना यहाँ पे 30 मिनट लिखा गया, इसको आवर में चेंज करेंगे। ये बनेगा 3x बराबर है 4x माइनस में 30/60। ठीक है, अब यहाँ बन जाएगा 3x बराबर है 4x माइनस में 1/2 बनेगा। ये 1/2 को यहाँ ले आओ, 3x को वहाँ ले जाओ, हमारे पास देखो क्या बचेगा। ये बनेगा देखो 4x माइनस में 3x बराबर है 1/2, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। ठीक है, तो हम इसको रख लेंगे कहीं भी, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। अगर मैं इसमें रखूँ देखो यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर 1/2 है तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा में 1/2 बराबर है कितना हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा ये बन जाएगा 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे आ गया हमारे पास। हमें बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमने बी का समय निकाल दिया, यहाँ पे बी का हमें ये भी दी गई है स्पीड, यहाँ पे गति भी दी गई है। तो क्या होगा हमारे पास, गति कितनी है इसकी 3 है, बराबर है डिस्टेंस, और टाइम कितना है इसका 2 है। 2 यहाँ पे जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना बनेगा, दूरी बन जाएगी 3 गुणा में 2, 6 किलोमीटर की दूरी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा हमारे पास। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 328। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड विल बी। 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 328 है। उसी दर पर समान अवधि के लिए राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो क्या बोला गया है, कोई राशि हमें दी गई है, कोई मूलधन हमें दिया गया है, कोई हमें मूलधन दिया गया है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। ठीक है, 2 वर्षों के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, हमने निवेश कर दिया। ठीक है, कितने दर पर, 5% की दर पर। और हुआ क्या, हमें दिया गया जो चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया, वो दिया गया 328 रुपये 2 वर्षों बाद। हमें बोला गया इसी राशि को अगर मैं 2 वर्षों के लिए 5% पर इन्वेस्ट करूं, निवेश करूं, तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा हमें, ये पूछा गया। देखो सिंपल है, जब भी 2 वर्ष के लिए आएगा ना तो फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भाग में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर है 200 जमा में जो भी दर दी जाएगी रेट बटे में 200। ये हम फॉर्मूला तभी उपयोग करेंगे जब हमें क्या होगा, 2 वर्षों के लिए दिया जाएगा। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, कितना दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 328 रुपये बटे में साधारण ब्याज बराबर है 200 जमा में दर कितनी दी गई है 5, इसको 5 ही रखेंगे, प्रतिशत का 100 हमने नीचे लगा दिया 200 के साथ, बटे में 200 इम्प्लाइज यहाँ बनेगा देखो 328 बराबर है बटे में साधारण ब्याज बराबर है 205 बटे में 200। तो यहाँ पे देखो काटो इनको, देखो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 एकम में 5, 5 चौके 20, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास बन गया साधारण ब्याज बराबर है 328 गुणा में 40 बटे में 41। 41 8 करेंगे 328 बन जाएगा, और 8 गुणा 40 करेंगे कितना हो जाएगा 320। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो डायरेक्टली 2 वर्षों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दिया गया है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज द लॉस ऑन द सेलिंग फॉर ₹355 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर जो लाभ होगा 355 रुपये में बेचने पर हानि के समान है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, हमें बोला गया देखो यहाँ पे कि अगर मैं किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचता हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ मतलब, ठीक है बेच रहा हूँ उसको, विक्रय मूल्य आ गया इसका, ये सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, ऐसा करने पर जो मुझे लाभ होगा, जो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसी वस्तु को अगर मैं 355 रुपये में बेच रहा हूँ, ऐसा करने पर जो मुझे हानि होगी यानी कि जो मुझे लॉस होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, लाभ और हानि का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, देखो लाभ हमारे पास कैसे होता है, देखो प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि कैसे होती है, हानि बराबर है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
पहली बार में हमने कितने में बेचा इसको, 425 में। अब देखो जो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो तो बराबर ही होगा ना, वो तो सेम ही होगा हमारे पास, ठीक है। इसको सी ही रखो यहाँ पे, बराबर है सी माइनस, दूसरी बार बेचा इसको 355 में, 355 को उठा के वहाँ ले जाओ तो बन गया 425 जमा में 355, इस सी को उठा के वहाँ ले जाओ, ये जमा हो जाएगा, बन जाएगा 2C, ठीक है। इनको जमा करेंगे, देखो 5 5 कितना हो गया 10, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8 और 4 3 कितना हो गया 7, 380 बराबर है 2C। तो सी यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है 780 बटे में 2, 39 2 होता है 78, 390 बन जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, इसका जो हमारे पास लागत मूल्य था ना हमारे पास यहाँ पे, जो इसका क्रय मूल्य था वो कितना बना, 390 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल सतह क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया, यहाँ पे क्यूब दिया गया है, क्यूब के फॉर्मूले पता होने चाहिए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। क्यूब हमारे पास एक ऐसा जो डायग्राम बनेगा इसका, देखो क्यूब ये इस तरह से बनता है हमारे पास, ये है क्यूब, इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर इसको मैं ए मानूँ, ये भी ए, ये भी ए, ये सब ए ही होगी हमारे पास, ठीक है। इसका हमें क्या दिया गया, देखो सतह का कुल क्षेत्रफल दिया गया, हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि ए क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये फॉर्मूला था वॉल्यूम का। हमें दिया गया इसका कुल सतह क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया वो दिया गया हमारे पास यहाँ पे कितना है 1944। इसका फॉर्मूला क्या है, वो है 6A², ठीक है। तो 6A² बराबर है 1944। तो A² कितना बचा हमारे पास, देखो 1944 बटे में 6, काटो उसको, देखो 6 3 18, एक बचा हमारे पास यहाँ पे, 6 3 18, और हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, एक बचा यहाँ पे, 6 2 कितना हो गया 12, 2 बचा हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास कितना हो यहाँ पे 6 चौके 24, 324 बन गया ये। A² बराबर है 324, तो ए का मान कितना हुआ, अंडर रूट में 324। इसको हल करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 18। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, बोला गया हमें, देखो यहाँ पे आयतन निकालने के, घन का आयतन बोला गया देखो निकालने के लिए, वॉल्यूम बोला गया निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, A³ देखो यहाँ लिखा है मैंने ऊपर, A³ कितना होगा, देखो 18 का क्यूब, यानी कि देखो 18 को 3 बार गुणा करना है बस, 18 को 3 बार गुणा करेंगे ना आपके पास आएगा 58 32। अगर आपको क्यूब याद है ना 18 का, डायरेक्ट लिख लेंगे इसका 18 का क्यूब कितना होगा, ये इसका आंसर है हमारे पास 58 32। अगला प्रश्न है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्मर कैन बी अरेंज्ड। आर्मर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो इसकी स्पेलिंग ARMOUR, देखो गिनो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 और 6 हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है। जितने हमारे पास है ना, हम क्या करेंगे, देखो 6 हैं ये, तो यहाँ लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। हमें ना फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल निकालेंगे कैसे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लिखूँ 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो उल्टा लिखेंगे गिनती में, 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना बन जाएगा 6, ये मतलब है 3 फैक्टोरियल का। 4 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 3 12, 12 2 कितना हो गया 24, ठीक है। देखो गिना हमने, देखो पहले इनको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लिख दिया यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे कौन कौन से हैं जो कि बार बार लिखे जा रहे हैं, ऐसे शब्द कौन कौन से जो बार बार लिखेंगे, देखो ए तो एक ही बार है, ठीक है। आर 2 बार लिखा गया, आर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, जितनी बार लिखा गया है उतने फैक्टोरियल से भाग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एम तो एक बार ही है, ओ भी एक बार है, यू भी एक बार है, तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो क्या बनेगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, एक लिखना एक भी लिख लो, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणा 1, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, तो क्या बचा, देखो हमारे पास 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में 3, ठीक है। गुणा करेंगे, देखो 6 पंजे 30, 30 गुणा 4 करेंगे कितना हो गया हमारे पास 120, और 120 गुणा में 3 करेंगे कितना बन गया ये हमारे पास 360। तो हम जो हैं, अगर मैं इन्हीं सब शब्दों का उपयोग करूं, यहाँ अक्षर लिखे ना ARMOUR, आगे पीछे करके इनको 360 तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने प्रश्न जो है हल किए होंगे, जितने भी आपके अंक बन रहे हैं, जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी हमने प्रश्न हल किए लगभग ये 15 प्रश्न थे, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे पास इस मॉक टेस्ट में, ठीक है। जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना फिर, ठीक है।
और इसकी जो हमारे पास PDF है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।